समय गलती से एक आदमी के हाथ से टकरा गई, लेकिन अगले ही पल वह लगातार माफी मांगने लगी और आदमी से विनती करने लगी कि वह पुलिस को न बुलाए और उसे गिरफ्तार न करवाए। आसपास खड़े लोग भी उसे ही डांटने लगे और उसे छेड़छाड़ करने वाली कहने लगे। दरअसल यह एक ऐसा संसार था जहां औरतों की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा थी। इस दुनिया में कोई भी औरत अगर बिना अनुमति किसी पुरुष को छू ले तो उसे सीधे अश्लील हरकत माना जाता था और उसे 2.5 साल तक की सजा हो सकती थी। और अगर कोई औरत हिम्मत करके किसी पुरुष को जबरदस्ती चूम ले तो उसे 100 साल की जेल की सजा दी जाती थी। उसी समय मैं जो इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था, सोफे पर बैठा खबर देखते हुए हैरान हो रहा था। तभी एक नरम और प्यारी सी लड़की की आवाज ने मुझे जगा दिया। भैया, रहस्यमयी दुनिया के हेलमेट की पहली खेप बांटी जा रही है, क्या आप लेने नहीं जाओगे? ये सुनकर मेरी नजर दरवाजे पर खड़ी एक हाई प्रोफाइल खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह हमारे माता पिता द्वारा गोद ली गई बेटी ली वानछिन थी। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल जाऊंगा, मैं अभी निकलने ही वाला हूँ। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जनसंख्या संरचना में बदलाव का कारण पूरी दुनिया को ढकने वाली एक विशेष धुंध थी जिसने जीवन के स्वरूप पर धीरे धीरे प्रभाव डाला था। रहस्यमयी दुनिया की योजना इसी स्थिति से निपटने का एक महत्वपूर्ण उपाय थी। उसमें एक ऐसी चीज मौजूद थी जो इंसान के शरीर में गुणात्मक बदलाव ला सकती थी और उसे बैंगनी धुंध के असर से बचा सकती थी। जब मैं इस दुनिया में आ ही गया हूँ तो ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मुझे अच्छी तरह जीना है। ये सोचकर मैं उठकर बाहर जाने लगा। तभी ली वानछिन गलती से मुझसे टकरा गई। वह तुरंत घबरा गई और बोली कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने उसका कोमल हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम भाई बहन हैं, अब इतना पराया जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं। तुम लड़कियों का पुरुषों को छूना समझ में आता है। यह सुनकर वह खुश हो गई और बोली, भैया आप बहुत अच्छे हो। फिर मैंने उसका नाजुक हाथ छोड़ दिया और घर से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर जो नजारा दिखा वह आंखों को चौंका देने वाला था। हर तरफ आकर्षक शरीर और लंबी टांगों वाली महिलाएं दिखाई दे रही थीं। इस ग्रह की हर महिला के पास परफेक्ट फिगर और सुंदर चेहरा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सड़क पर मौजूद महिलाएं मुझे देखकर मुड़ मुड़ कर देखने लगी। कोई कह रही थी, मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे एक पुरुष देखने को मिला। कोई कह रही थी, मैं अब सिंगल नहीं रहना चाहती, मैं इसे घर ले जाकर शादी करना चाहती हूँ। कोई 50 लाख दहेज देने की बात कर रही थी तो कोई कह रही थी कि 50 लाख में आदमी नहीं मिलता। कुछ दिन पहले किसी ने अपने पति के लिए 5 करोड़ खर्च किए थे और दहेज और विला सब उसके पति के नाम पर लिख दिया था। यह सुनकर मैं दंग रह गया और मन ही मन कहा कि सच में यह बहुत बेशर्मी की बात है। सिर्फ 50 लाख में मुझे पाना चाहती है, इनकी हिम्मत देखो। थोड़ी ही देर में मैं रहस्यमयी दुनिया के वितरण केंद्र पर पहुंच गया। यहाँ हर कोई इस चीज को ले सकता था, लेकिन पहली खेप सीमित थी और पुरुषों को प्राथमिकता दी जा रही थी। मैंने सामने खड़ी भीड़ की परवाह किए बिना सीधे आगे जाकर लाइन में पहला स्थान ले लिया। मेरे इस व्यवहार से पीछे खड़ी लड़कियां नाराज हो गईं और कहने लगीं कि यह लाइन क्यों तोड़ रहा है, इसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। तभी किसी ने कहा कि लाइन तोड़ने में क्या हुआ, वह पुरुष है। पुरुषों को प्राथमिकता देना तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा नियम है, उसे आगे जाने दो, वह अकेला है, ज्यादा समय भी नहीं लेगा। तुम एक औरत होकर पुरुष से क्यों झगड़ रही हो? हाँ, औरतों को पुरुषों से ऐसी छोटी बातों पर बहस नहीं करनी चाहिए। इतनी सारी महिलाओं को मेरी तरफ से बोलते सुनकर मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। मुझे लगा यह दुनिया सच में बहुत ही शानदार है। तभी सामान बांटने वाली लड़की ने मुझे देखा और तुरंत खड़ी हो गई। उसने एक अलग तरह का काला हेलमेट उठाकर मुझे दिया और बोली, नमस्ते, ये आपका उपयोग करने वाला हेलमेट है। क्योंकि आप एक मूल्यवान पुरुष हैं, इसलिए हम आपको कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं। जैसे ही आप इस हेलमेट को पहनेंगे, आपकी चेतना रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर जाएगी। कृपया ध्यान दें कि प्रवेश करते समय आप सुरक्षित स्थान पर हों। अगर किसी तरह का जबरदस्ती हस्तक्षेप हुआ तो खतरा हो सकता है। रहस्यमयी दुनिया में हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर आप वहां मर गए तो आप हमेशा के लिए उस दुनिया में प्रवेश का अवसर खो देंगे। और अंत में हम आशा करते हैं कि आप वहां पुरुषों को बचाने वाला साथी खोज पाएंगे। हेलमेट लेने के बाद मैं तुरंत घर लौट आया और बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा, लेकिन यह नींद लगभग मेरी जान ही ले लेती। अचानक दिल की धड़कन तेज होने की वजह से मैं घबरा कर उठ गया। इस ग्रह पर ज्यादातर पुरुष नींद में ही मर जाते थे। उस समय आधी रात हो चुकी थी और आसमान में बैंगनी धुंध फैली हुई थी। यही इस ग्रह की रात की खासियत थी। यह बैंगनी धुंध भले ही पुरुषों के जीवित रहने पर असर डालती थी, लेकिन इसने इंसानों के जीन में जबरदस्त बदलाव भी ला दिया था। अब सामान्य इंसान की शारीरिक क्षमता भी पृथ्वी के टॉप एथलीट्स से ज्यादा हो गई थी, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी मुसीबत भी आई थी। इस ग्रह के जानवर इस धुंध के प्रभाव से खतरनाक राक्षसों में बदल गए थे। तभी ली वानछिन की आवाज आई, भैया आप जाग गए। मैंने कहा, अभी अभी उठा हूँ, गलती से ज्यादा सो गया, मुझे थोड़ा भूख भी लग रही है। यह सुनकर ली वानछिन घबरा गई और बोली, भैया पुरुष कैसे खाना बना सकते हैं? मैं बनाती हूँ, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। क्योंकि इस दुनिया में कानून था कि खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है। अगर कोई पुरुष से घर का काम करवाता है तो वह पुरुषों के साथ अत्याचार माना जाता है। जल्दी ही वह खाना लेकर आई। खाना खाने के बाद समय कब आधी रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। मैंने हेलमेट पहना और तुरंत एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया। एक आवाज आई, नंबर 9527 के प्रशिक्षु, रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। हम आपकी शारीरिक क्षमता के आधार पर आपको 4 पहचान विकल्प देंगे। पहला विकल्प है पर्यटन नवसिखिया, जिसकी विशेषता है लचीला शरीर और अच्छी सहन शक्ति। दूसरा है फिटनेस प्रशिक्षु, जिसकी विशेषता है उच्च युद्ध प्रतिभा और जन्मजात ताकत। तीसरा है सामान्य ग्रामीण, जिसकी विशेषता है उच्च प्रतिरोध और मजबूत संवेदन क्षमता। चौथा है इंटर्न डॉक्टर, जिसकी विशेषता है उपचार क्षमता और कुछ असामान्य चोटों के प्रति प्रतिरोध। जैसे ही मैं इन चारों विकल्पों के बीच सोचने लगा, तभी एक और आवाज आई, पता चला है कि आपके पास बहुत उच्च मानसिक प्रतिभा है। आपकी मानसिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक है, इसलिए आपको 5वां विशेष विकल्प दिया जाता है, असाधारण प्रतिभा
प्रतिभा वाला ग्रामीण जिसकी विशेषता है बेहतरीन प्रतिक्रिया क्षमता और गहरी समझ, साथ ही भविष्य में आने वाले खतरे को पहले से महसूस करने की छठी इंद्रिय। मैंने तुरंत कहा, वाह यह तो बहुत जबरदस्त है। मैं 5वां विकल्प चुनता हूँ। आवाज आई, बधाई हो, आप हजारों में एक विशेष ग्रामीण बन गए हैं। आपको संकट और अवसर दोनों का पूर्वाभास होगा। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं एक गंदे और बदबूदार सुअर के बाड़े में खड़ा हूँ। चारों तरफ अजीब अजीब हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे और मेरे अलावा वहाँ लगभग 10 और लोग खड़े थे। तभी एक लड़की डरते हुए बोली, ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? अचानक ठंडी हवा चली जिसमें एक अजीब सी सड़ांत थी। सभी के चेहरे गंभीर हो गए। तभी एक लंबा और सुंदर युवक धीरे से बोला, ये शायद एक हॉरर टाइप का परीक्षण है। इस स्थिति में हमें एकजुट होकर काम करना होगा। पहले यहाँ की स्थिति समझते हैं, फिर आगे की योजना बनाएंगे। तुम लोगों को क्या लगता है? इस अजीब गांव में अचानक आ जाने के बाद कोई भी शांत नहीं था, इसलिए उसके सहयोग वाले प्रस्ताव से ज्यादातर लोग सहमत हो गए और कई लोगों ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन 2 हरे रंग की त्वचा वाले लोग आपस में धीमी आवाज में बोले कि यहाँ कम स्तर की सभ्यता के लोग आ गए हैं। यह कहकर वे दोनों बिना रुके बाहर चले गए और दूसरी दिशा में बढ़ गए। बाकी लोगों ने कहा, ठीक है, वे जाना चाहते हैं तो जाने दो, हम 9 लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। चलो पहले अपना परिचय देते हैं। एक लड़की बोली, मेरा नाम वांगली है। फिर सभी ने अपना अपना नाम बताया, लेकिन जब एक लंबी और छोटे बालों वाली महिला की बारी आई तो उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मेरा नाम लीना है और मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, जो भी नकली बनकर योग्यता हासिल करना चाहता है मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगी। ये कहकर उसने अपने पैर से जमीन पर रखे सुअर के चारे को जोर से कुचल दिया और वह तुरंत पाउडर बन गया। उसकी इस ताकत को देखकर सभी के चेहरे का रंग बदल गया और सब उस नकली व्यक्ति के बारे में सोचने लगे। सभी की उम्मीद भरी नजरों के बीच लीना ने फिर कहा, असल में खोजी सेना ही इस रहस्यमयी दुनिया की पहली उपयोगकर्ता थी, इसलिए कुछ अंदर की खबरें बाहर आ चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये परीक्षण बहुत खतरनाक होते हैं। हमेशा सतर्क रहो और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। उसकी बातों ने सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन साथ ही सबके मन में शक भी भर दिया कि उनके बीच कोई नकली भी हो सकता है। जिससे पहले जो माहौल सहयोग का था वह अजीब और तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। इस शांत गांव में यह आवाज बहुत साफ सुनाई दी। बाड़े के पास एक पुराना जर्जर घर था जिससे एक दुबला पतला और पीले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी गहरी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर सबको डरावनी नजर से देखा और बोला, हे फिर से बाहरी लोग आ गए, लगता है परीक्षा शुरू हो गई। वांगली आगे बढ़कर बोली, बाबा क्या आप इस गांव के रहने वाले हैं? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस हमें घूरते हुए फिर से अजीब हंसी हंसा। उसकी डरावनी नजरों से सब असहज हो गए। तभी एक लड़की ने घबराकर पूछा, आप क्या देख रहे हैं? बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम सब थोड़ी देर में कैसे मरोगे। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। पहले ही संकेत मिल चुका था कि इस परीक्षा को पास करने के लिए इस गांव को समझना जरूरी है और यह बूढ़ा पहला सुराग था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह हमारी मदद नहीं करेगा। तभी दूसरा दरवाजा खुला और इस बार एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा बाहर आया। फिर एक एक करके कई घरों के दरवाजे खुले और एक माँ बेटा, एक दादी और एक मोटी औरत समेत लगभग 10 से ज्यादा परिवार बाहर आ गए। वांगली ने सोचा कि ये लोग पहले वाले बूढ़े से ज्यादा सामान्य लगते हैं, इसलिए उसने तुरंत पूछा, बाबा हम इस गांव से बाहर कैसे जा सकते हैं? उस दयालु बूढ़े ने कहा, यहाँ से निकलने के 2 तरीके हैं। पहला, इस गांव में 7 दिन तक जिंदा रहो। 7वें दिन गांव में 1 दिन के लिए रात नहीं होगी और तब तुम बाहर जा सकते हो। दूसरा, इस गांव की रहस्यमयी घटना को सुलझाओ। यह सुनकर सबको लगा कि दोनों ही तरीके आसान हैं। तभी पास खड़ी एक औरत ने अजीब आवाज में निगलते हुए चारों तरफ देखा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे अचानक बेचैनी महसूस हुई। तभी शांत स्वभाव वाली लीना आगे आई और पूछने लगी, क्या हुआ? उस औरत ने कहा, हमारे यहाँ अगर कोई रात में सोने की जगह के बिना रहता है तो वह मर जाता है। ये समस्या कई सालों से है, हमें कारण नहीं पता। अगर तुम लोग इसे हल कर दोगे तो बाहर जा सकते हो। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि बिना किसी सुराग के इस रहस्य को सुलझाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए अब सभी के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, 7 दिन तक जिंदा रहना। सब लोग इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। फिर वांगली ने पूछा, क्या हम आपके घर में रह सकते हैं? जवाब मिला, हाँ, लेकिन हर घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रह सकता है और जिस घर में रहना है उसकी एक शर्त पूरी करनी होगी। ये सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई और उनकी नजरें लालच से भरी हुई थीं। तभी चेतावनी दी गई कि 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, अगर तब तक रहने की जगह नहीं मिली तो मौत तय है। ये सुनते ही सब घबरा गए। एक गोरी लड़की तुरंत बोली, रुकिए, मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ, क्या मैं रह सकती हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर में तेल खत्म हो गया है, तुम्हें पास की गली से मेरे लिए दीपक का तेल लाना होगा, तब तुम पहली रात मेरे घर रह सकती हो। लड़की ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे और उसे दया भरी नजरों से देखने लगे। उसे कुछ गलत महसूस हुआ और उसने कहा कि वह घर बदलना चाहती है, लेकिन बूढ़े ने मना कर दिया और कहा कि एक बार शर्त मान ली तो पीछे नहीं हट सकते, अगर बदलना है तो अगली रात बदलना। तभी एक मोटी औरत ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे छोटे लड़के, मेरे घर में रहोगे? मैंने पूछा, आपकी शर्त क्या है? वह अपने मुंह से टपकती लार पोंछते हुए बोली, बस इतना कि तुम हर दिन मुझे अपने शरीर का एक टुकड़ा खाने दोगे। डरना मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, रोज बस थोड़ा सा काटूंगी और बहुत धीरे से काटूंगी। ये सुनते ही मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई और मैंने तुरंत मना कर दिया। तभी हमारी टीम में सबसे ताकतवर लीना आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर सख्ती थी। वह सीधे उस औरत के पास गई और एक झटके में उसे काबू में कर लिया और बोली, तुम्हारा घर मैं ले रही हूँ, अगर समझदारी है तो अभी निकल जाओ। ये देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन इस दुनिया में ताकत ही नियम थी। फिर भी गाँव वालों ने उसे रोक दिया। वह मोटी औरत खुशी से ताली बजाने लगी और गाँव के मुखिया की तरफ देखकर बोली, उसने मुझ पर हाथ उठाया है, अब वह मेरा है ना? और
और माहौल एकदम खौफनाक हो गया। गांव के मुखिया ने हल्का सा सिर हिलाया। हमला करने वाली लंबी औरत अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अगले ही पल उसे धक्का देकर दूर कर दिया गया। धुआं फैल गया और फिर वह औरत अंदर चली गई। इस नजारे ने हम सबको स्तब्ध कर दिया। सबके चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। इस पूरे माहौल में अगर कोई शांत था तो वह सिर्फ लीना थी। उसने ऐसे चारों तरफ नजर दौड़ाई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर जाकर टिक गई। तुम्हारे घर में रहने के लिए क्या करना होगा? मेरे घर में पानी नहीं है। तुम्हें गांव के बीच वाले कुएं से पानी भरकर लाना होगा। कल तक टंकी भर देना। ठीक है, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। बाकी लोग भी धीरे धीरे संभल कर अलग अलग घरों की तरफ जाने लगे। मैं भले ही वहीं खड़ा था लेकिन हर एक गांव वाले को ध्यान से देख रहा था। जब मैंने मुखिया के पास जाने की सोची तो अचानक उसके पीछे से एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हुई। वो घुटन भरी फीलिंग जैसे साफ बता रही थी कि अगर मैंने मुखिया को चुना तो मेरी मौत पक्की है। आखिर में मैंने देखा कि सबसे कम खतरा उसी अजीब से पीले चेहरे वाले बूढ़े में है। मैं उसके पास गया। बाबा, आपके यहाँ रहने के लिए क्या करना होगा? उधार वसूलना होगा। गांव में कई लोगों ने मुझसे उधार लिया है। एक भी वापस ले आए तो मैं तुम्हें एक दिन रहने दूंगा। एक दिन रहने दूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। ये सुनते ही कि मुझे उन खतरनाक लोगों से उधार मांगना होगा, मेरा दिल बैठ गया। लेकिन कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने हामी भर दी। अंदर जाते ही बूढ़े ने एक पुरानी खाता बही मेरी तरफ फेंकी। मैंने पहला पन्ना खोला तो लिखा था, मुखिया ने आधा किलो तेल उधार लिया है। उसके बाद लोहार पर 5 किलो मांस का उधार था। एक विधवा और उसके बेटे पर 20 गट्ठर लकड़ी का कर्ज था। ऐसे ही अजीब अजीब उधार से भरी वो किताब कम से कम 15-20 लोगों की लिस्ट थी। सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं मांस वाले उधार के लिए लोहार के पास जाऊंगा। मैं जल्दी ही उसकी दुकान पहुंच गया। वहाँ एक आधुनिक कपड़ों में आदमी 1-2 मीटर लंबे दैत्य जैसे आदमी से बात कर रहा था। उसके जाने के बाद मैं आगे बढ़ा। क्या तुम भी रहने आए हो? भाई, क्या आप ही लोहार हैं? नहीं, मैं उस बूढ़े की तरफ से आया हूँ जिसने कहा कि आपने उससे 5 किलो मांस लिया है। ये सुनते ही लोहार का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और अचानक मुझे मौत का एहसास होने लगा। लोहार भाई रुकिए, मैं बस संदेश देने आया हूँ। अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। उसने कहा, अगर तुम आए हो तो मैं दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपने शरीर का मांस देना होगा। ज्यादा नहीं, तुम्हारे 5 किलो के बदले 5 किलो। मैंने मना कर दिया और कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, ये किया तो मर जाऊंगा। बूढ़े ने और भी लोगों से वसूली करने को कहा है। ये सुनते ही लोहार ने चाकू मेरे सामने फेंका और कहा, इससे कसाई के घर दे आओ तो मैं तुम्हें मांस दे दूंगा और एक चाकू भी दूंगा। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं मजबूरी में वहाँ से निकल गया। इसी दौरान बाकी लोग भी अपने अपने काम में लगे थे। एक विदेशी लड़की दुकान पर पहुंची और तेल मांगने लगी। दुकानदार ने बदले में कुछ मांगा। जब लड़की ने कहा उसके पास कुछ नहीं है तो दुकानदार ने डरावनी हंसी के साथ कहा, फिर मैं तुम्हें पीस कर तेल बना दूंगा और आधा उसे दे दूंगा। उधर मैं कसाई के घर के पास पहुंच चुका था और दरवाजे पर लटके कटे हुए अंगों को देखकर डर गया। दिल में मैंने लोहार को खूब कोसा। तभी दरवाजा खुला और एक मोटा आदमी बाहर निकला। उसके जाते ही मैंने मौका देखकर चाकू अंदर रख दिया और भागने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम कौन हो? मैंने देखा एक बच्चा मुझे घूर रहा था जिसकी आंखें सफेद थीं। मैं दरवाजा खोलकर भागना चाहता था लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने बच्चे से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चाकू देने आया हूँ। बच्चे ने कहा, अगर चाकू खराब हुआ तो पिता तुम्हें मार देंगे और अगर तुम भागे तो मुझे मारेंगे। मैंने उसे बहलाने के लिए छुपन छुपाई खेलने को कहा और उसे आंख बंद कर गिनने को कहा। फिर किसी तरह दरवाजा खुलवाया और भाग निकला। बहुत मुश्किल से मैं लोहार के पास पहुंचा। उसने मुझे देखकर हैरानी जताई और मुझे मांस और चाकू दे दिया। फिर उसने चेतावनी दी कि रात होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं और बूढ़े के घर पहुंचने में उससे ज्यादा समय लगेगा। ये सुनते ही मैं डर गया और भागा। रास्ते में झाड़ियों और टूटे घरों से कई आंखें मुझे घूर रही थीं। डर के मारे मेरी हालत खराब थी लेकिन आखिरकार मैं बूढ़े के घर पहुंच गया। तभी पीछे से आवाज आई, बड़े भाई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे लगा मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। मैंने पूरी ताकत से घर की तरफ छलांग लगाई और चिल्लाया, मैं सामान ले आया हूँ, मैंने काम पूरा किया। तभी दरवाजा खुला और अंदर से रोशनी आई। वो खून की गंध गायब हो गई। बूढ़े ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गिरते पड़ते अंदर गया और दरवाजा बंद होते ही फर्श पर गिर गया। मेरी टांगों पर काले निशान थे जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। कुछ देर बाद मैं संभला। भूख लगी तो मैंने खाने को मांगा लेकिन बूढ़ा चुप रहा। मैंने बाहर के बारे में पूछा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं दीवार से लगकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद लाइट बुझ गई और मुझे नींद आने लगी। तभी अचानक ठंडक का एहसास हुआ और मैं जाग गया। खिड़की के बाहर कई लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। अगर मैं सो जाता तो शायद वे अंदर आ जाती। तभी बूढ़ा उठकर लैंप जलाने लगा और मुझे घूरते हुए बोला, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम सोओगे नहीं।